क्लास 9th गुड मॉर्निंग। अब ये देखो, आपको लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, मैं समझ रहा हूँ। तो वीकली में क्या करूँगा, 7 डेज मंडे टू संडे, आपको पता है 5 डेज क्लासेस होगी, 5 डेज क्लासेस होगी, 1 डे क्लासेस, एक दिन आपका टेस्ट होगा, पता ही है, और संडे ऑफ होगा। संडे हॉलीडे होता है, राइट। टेस्ट आपको पता है, ये फिक्स है। सैटरडे टाइम भी पता है, 10 से 11 ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ। क्लासेस जो 5 डेज क्लासेस होगा ना, इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कराऊंगा। 3 रिकॉर्डेड होगा, 3 क्लासेस रिकॉर्डेड में लूँगा, ठीक है, और 2 लाइव आऊँगा। ठीक है, लाइव में थोड़ी इश्यू आ जाती है ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिकॉर्डेड जो डाउट्स वगैरह वो लाइव में आके, या रिवीजन वगैरह मैं लाइव आके करा दूंगा, है ना, ताकि आपको स्मूथली प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ का। ठीक है, ये देखिए, तो ग्रेविटेशन की बात कर रहा था मैं। थोड़ी बातें पुरानी बता दूं पहले, और आपको पता है एक रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डाला है जिसमें केपलर्स लॉ के बारे में बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि कैसे न्यूटन केपलर्स लॉ का हेल्प लेके अपना लॉ बनाया, जिसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसकी भी बातें करेंगे। सबसे पहले तो न्यूटन्स का आपको बताया था। उसने क्या बताया था कि जब 2 ऑब्जेक्ट होता सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r लेट कर लेता हूँ, या कैपिटल R, एक का मास मैंने m1 लिया, एक का मास m2 लिया, तो कहते हैं इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स के इस लॉ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, पहला तो नियम यही था। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है हमेशा सेंटर का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। दोनों को मिला दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाता है। क्लियर। अब जब भी कुछ प्रोपोर्शनल रहता, अपने मैथ्स में भी देखा, फिजिक्स में भी पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके साथ एक कांस्टेंट होता है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल G से डिनोट करते हैं यहाँ पे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो G होता है ना, इसको बोलते हो यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, तुम चाहे धरती पर रहो या धरती से बाहर जाओ, G सेम होगा। और कई सारे एक्सपेरिमेंट से G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये हो गया, ये आपको रटना नहीं है। सवाल आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर क्या होगा, तो यहाँ से पता करो। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। G मालूम नहीं, यही निकालना है। मास है ये, मास का क्या होता है, kg इंटू kg स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यहाँ से G को फ्री करो तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये किसका हो गया, G का यूनिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो था। अब जरा ध्यान से सुनना, इस पे इसने ग्रेविटी निकाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट किया। ये पहले भी बता चुका लाइव क्लासेस में, दोबारा बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जरा एक बात बताओ, अर्थ सबको खींच रहा है। अगर मैंने कुछ छत पर से कुछ फेंका तो वो आसमान में नहीं जाएगा, वो धरती पे गिरेगा, क्योंकि धरती अपनी तरफ खींच रहा है। तो न्यूटन कह रहा है कि ये रहा अर्थ या ये रहा पत्थर, तो धरती इसको खींच रहा है। तो स्टोन, पत्थर भी तो धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मास इतना ज़्यादा होता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल। इस वजह से इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा इसकी वजह से। लेकिन इसका जो मास होता है ना, अर्थ के मुकाबले कुछ भी नहीं होता। अब ये जो खींचेगा वो फोर्स दिखाई भी देगा, और वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट भी हो जाएगा, और वो पत्थर गिरते हुए दिखाई देगा, है ना। फिर मैंने बताया था मून क्यों नहीं गिर रहा, तो क्योंकि मून में भी फोर्स होता है, पर वो फोर्स इधर वाले एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, m इंटू ए, है ना। तो जो ये रोटेशनल मोशन होता ना,
ठीक है ना, तो वो फोर्स वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता। अगर ऐसे नहीं जाता तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता, फिर ये मून धड़ाम से आके गिरता अर्थ पे। क्लियर है? तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जरा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, ये अर्थ सरफेस पे ही है, चाहे तुम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर भी लेके जाओगे तो क्या बिगड़ेगा, है ना? अर्थ के रेडियस के मुकाबले कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ऊंचाई लेके जाते हो, बुर्ज खलीफा पे भी लेके जाओ तो क्या बिगड़ेगा? नेग्लिजिबल डिस्टेंस माना जाएगा। तो ये देखिए रेडियस मैंने अर्थ का आर ले लिया, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी कहते हो, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ का मास मैं ऐसा ले लेता हूँ, मास ऑफ अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट MO, कोई भी पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, फार्मूला क्या होता है? ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ, समझ रहे हो? ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये देखिए, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी मतलब अर्थ खींच रहा है, तो जाहिर है फोर्स लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसका एक्सेलरेशन होगा, तो इसका स्पीड भी बढ़ेगा। वो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट जी, और एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुम जानते हो। तो ये एफ, तो क्या होता है एफ का फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन। हम किसका जानना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन लगाया किसने? अर्थ ने। तो यहाँ पे किसका मास लें? ऑब्जेक्ट का। कैपिटल यूज किया तो कैपिटल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैंने किससे डिनोट किया हुआ है? जी से। जी इक्वल टू, और ये फोर्स देख रहे हो, जी एम ऑब्जेक्ट, एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये से ये कैंसिल हो गया, तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मास केवल कौन सा रह गया? मास केवल रह गया अर्थ का, और किसी का भी नहीं, मास केवल रह गया अर्थ का। तो तुम ये भी लिख सकते हो, मास ऑफ अर्थ। अब तुम ये वैल्यू दिया रहेगा सब कुछ, तो जी निकाल सकते हैं। जी, कैपिटल जी दिया रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.6, आपको कुछ रटना नहीं है, सारा कुछ दिया रहेगा, है ना। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। मास ऑफ अर्थ ये दिया रहेगा 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, लगभग यही होता है, या 6 होता है, जो भी दिया रहेगा। आर होता है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। जब तुम यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो ये लगभग आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं। इसके बाद न्यूटन ने कैसे गेस किया इन्वर्स स्क्वायर लॉ को? न्यूटन का फॉर्मूला क्या था? Gm1 m2। ये किस पे डिपेंड करता है? न्यूटन ने किस पे डिपेंड ऐसे बताया था ना, आर स्क्वायर, कि प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है एंड जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो क्वेश्चन यही है कि अच्छा मास तो फिक्स होता है, मान लो ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ का मास चेंज नहीं होगा, मून का मास चेंज नहीं होगा, तो कुल मिला के कैसे, आखिर न्यूटन को सपना कैसे आया कि यहाँ पे आर स्क्वायर, आर क्यों नहीं आया, आर की पावर 4 क्यों नहीं आया? तो इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर। न्यूटन के इस लॉ को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये कहाँ से आया? ये इन्वर्स का मतलब 1/, इन्वर्स का मतलब स्क्वायर लॉ, किसका स्क्वायर? डिस्टेंस का। ये कहाँ से आ गया? यहाँ से इसने हेल्प, पता है किसका लिया? हेल्प लिया कैपलर्स का। कैपलर्स लॉ ऑफ, सारे जीनियस ने एक दूसरे का हेल्प लिया, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। अब पता है कैपलर ने किसका हेल्प लिया? कैपलर ने लिया गैलीलियो का। गैलीलियो, पता नहीं स्पेलिंग देख लेना तुम, है ना ये। अब आपको पता है गैलीलियो के बारे में बताया था लाइव क्लासेस में, किसने पहली बार ये बंदा था जिसने चर्च के जो प्रिंसिपल थे ना, चर्च का जो भी एजम्पशन था या जो भी था कि सन गॉड होता है, वो अर्थ के पास आता है, अर्थ का राउंड मार के वापस चला जाता है। गैलीलियो ने बोला नहीं, सन एक जगह स्थिर रहता है, सारे प्लानेट उसका चक्कर लगा रहे। इसकी वजह से इसको जेल में डाल गया और जेल में ही मर गया बेचारा। ठीक है,
पर सच्चाई तो छुपा नहीं। फिर जब सबको पता चल गया कि इसने सही बोला है, फिर कैपलर्स आया। कैपलर्स ने ये बताया कि गोल गोल तो घूम रहा है, मतलब घूम तो रहा है, पर किस तरीके से घूम रहा है। तो कैपलर्स लॉ की बात कर लेते हैं। फिर वहाँ से कैसे आइडिया मिला न्यूटन को कि ये कैसे आया, न्यूटन को ये आइडिया मिला कहाँ से। तो मैं कैपलर्स की बात कर लेता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। ये अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ कि पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट तुम पिछले वाले वीडियो में देख लेना, लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा वाला था T² प्रोपोर्शनल टू RQ। ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं न्यूटन को कैसे, 3 लॉ आपको पता है ना, न्यूटन ने बेसिकली कैपलर्स के इस वाले नियम को यूज किया। क्या था तीसरा वाला नियम कैपलर्स का? ये पहले वाले वीडियो देख लेना, जाके ग्रुप में देख लो, लिंक है ना, पहले वाला वीडियो। तो इसका मतलब T² अपॉन RQ, ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको उल्टा भी कर सकते हो, देन RQ अपॉन T² इज आल्सो कांस्टेंट। इज दिस थिंग क्लियर? देखिए आप, इसको यूज किया हुआ है। कैसे? सुनिए मेरी बात, है ना। अब बेटा देखो क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज आपको इसके पहले सर्कुलर मोशन को समझना पड़ेगा। जब आप चीज गोल गोल जब घूमते हो, सर्कल में घूमते हो, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तुम पत्थर बांध लो रस्सी में, उसको तुम घुमाओ, तो इस पॉइंट पे इसका ऐसे घुमाओ, ऐसे इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे अगर पत्थर आ गया घूमते हुए और तुमने छोड़ दिया रस्सी, तो पत्थर इधर जाके गिरेगा। इसको बोलते हैं टेंजेंट, वो लाइन जो किसी सर्कल को छू के निकल जाता है। तो सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा टेंजेंशियल होता। मान लो तुमने घुमा के यहाँ पे लेके आ गए, अगर यहाँ से तुमने छोड़ दिया पत्थर को तो इधर आके गिरेगा। यहाँ पे लेके आ गए, उसका अपोजिट है ना, तो इधर आके गिरेगा। देख लो, इधर मान लो वेलोसिटी v है, तो इधर क्या हो जाएगा, -v। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता कि नहीं होता। अब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस चीज़ को समझिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। यूनिफॉर्म उसको कहते हैं जहाँ पे स्पीड स्थिर रहता। यहाँ पे स्पीड बिल्कुल स्थिर है। मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर स्पीड स्थिर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता तो स्पीड बढ़ता, एक्सेलरेशन निगेटिव होता तो स्पीड डिक्रीज होता। इसका मतलब स्पीड एक्सेलरेशन 0 है। पर मैं ध्यान से सुनना, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में 2 चीज़ आता है, एक स्पीड आता है और एक डायरेक्शन आता है। और सर्कुलर मोशन की ये तो चलो, ये तो नो चेंज मतलब कांस्टेंट, और ये क्या होगा, डायरेक्शन चेंज एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। कैसे? यहाँ पे तो इधर है, यहाँ पे तो इधर है, बगल में कर लो तो इधर है, और इधर कर लो तो इधर, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, समझ रहे हो, डायरेक्शन। तो या तो स्पीड या तो डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी जरूर चेंज होगा। दोनों चेंज हो गया तब तो चेंज होगा ही होगा। केवल एक चेंज हो रहा है ना, तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा तो पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना, फॉर्मूले में चेंज इन स्पीड नहीं होता, क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी, ये होता अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का मतलब स्पीड भी एंड डायरेक्शन भी, तो ये होता। तो न्यूटन ने, ये पहले ही हम बता चुके हैं कि न्यूटन ने पहले इसको समझाया सर्कुलर मोशन के बारे में। अगर एक बात बताओ, जिस फोर्स से तुम खींच रहे हो, अगर तुमने रस्सी से बांधा होगा तो रस्सी पे एक टेंशन लगा होगा इधर की तरफ, है ना। इसको बोलते हैं सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। और आपको पता है न्यूटन खुद ही ये लॉ बना रहा है, तो उसको पता है रिएक्शन वाला चीज़ भी उसको पता है कि रिएक्शन तो होगा ही होगा। FC, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये इमेजिनरी फोर्स होता, ये महसूस कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आप बस में बैठे हो, ये बस में खड़ा हो बिना सपोर्ट के, बस का हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ, ऐसे ही खड़ा हो। अचानक बस टर्न लेती है, जरा ध्यान से सुनना। मान लो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे बस से जा रहे हो, अचानक ने बस ऐसे टर्न लिया, तुम ऐसे खड़े हो। जैसे ही बस ऐसे टर्न लेगी ना, तुम ऐसे गिरोगे, है ना। बस मान लो ऐसे टर्न ले रही है, बस का जो ये, अगर ये इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है ना, इस रास्ते को, मान लो
ये रोड है, यहाँ पे खाली टर्न है और फिर वापस जाना है, ऐसे जाना है। पर यहाँ तो टर्न लिया ना बस ने, तो ये वाला इसको मिलाते तो ये वाला क्या हो जाता है, एक सर्कल का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हो जाता। सर्कल है तो सेंटर है, तो ये जो बस है ना, तो बस पे इधर फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल। पेटल का मतलब होता है टुवर्ड्स, सीकिंग, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसलिए जब भी मोड़ होता है ना, तो रोड को थोड़ा ऐसे ऐसे अगर रहेगा ना, और बस अगर टर्न लेगी ना, तो बस के पलटने के चांस हो जाएंगे। इसलिए रोड को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे मुड़ जाओ, ठीक है। तो ये, लेकिन तुम जो यहाँ पे अंदर बस में बैठे हो ना, तुम जो अंदर बस में मान लो बैठे हो, बस तो इधर मूव कर रही है ना, तुम सेंटर से दूर, बस पे फोर्स इधर लग रहा, तो तुम उधर जाके गिरोगे, सेंटर से दूर गिरोगे। तो सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ना, अवे फ्रॉम, सेंट्रीफ्यूगल इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। और सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों का डेफिनेशन अगर दोनों का पूछे क्या अंतर है भाई, तो एक सेंटर की तरफ होता है, एक सेंटर से दूर होता है। ये रियल फोर्स है, ये रियल फोर्स है, और ये क्या हो गया, सपने वाला चीज़ है, इसको केवल महसूस किया जाता है, इमेजनरी फोर्स है, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगल का आप आगे पढ़ोगे 11th वगैरह में, आपको 10th में भी ये सब नहीं पढ़ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू होता mv²/r। आर हो गया वही रेडियस हो गया जिस रास्ते पे घूम रहे हो, v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, m क्या हो गया, मास। यहाँ पे अगर तुम हो, तुम पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा मास, बस का मास नहीं, तुम्हारा मास, है ना। तो ये हो गया। अब ये कंसेप्ट को तुम ध्यान में रखिए जरा। और v कैसे निकालते हो, वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो तुम एक सर्कल में घूम रहे हो, है ना, इसका रेडियस मान लो 20 मीटर है, मान लो एक छोटा सा फील्ड है, यहाँ पे तुम गोल गोल ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, और तुमने इसको 5 मिनट्स में, 5 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लिया, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, तुमने 5 मिनट में चक्कर लगा लिया। मान लो तुम यहाँ से चले थे, दौड़ना शुरू किया और 5 मिनट में वापस यहाँ पे आ गए, है ना, तो तुम्हारा स्पीड क्या हो गया, तो स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस, देखिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया तुम्हारा स्पीड, टोटल टाइम हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना लोगे, ये डिस्टेंस कितना होता है 2πr, मानते हो कि नहीं, और टोटल टाइम 5 मिनट। यहाँ पे रखिए 5 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और रेडियस रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इस पर क्वेश्चंस आगे भी आएगा, अभी सुनते जाओ। तो ये अब न्यूटन्स ने इन्वर्स स्क्वायर लॉ कैसे फॉर्मुलेट किया, कैसे उसका आइडिया मिला, तो इसको दोबारा से बताने के बाद पहले भी बता चुका हूँ, देखिए ज़रा फिर से वीडियो, पहले वाला वीडियो देख लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आइडिया मिला, आप साइंटिस्ट होते तो आप क्या सोचते, कैसे आइडिया निकालते। तो इसने यहाँ पे सन, यहाँ पे कोई भी प्लानेट लिया, अर्थ भी हो सकता है, कोई भी प्लानेट है ये, इसका मास ms, इसका मास मैं लेता हूँ mp, मास मैंने क्या लिया, मास ऑफ प्लानेट, ठीक है। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका फार्मूला क्या होता है, Gm1m2/r², यही फार्मूला न्यूटन ने बनाया। तो न्यूटन के इसी फार्मूले पे पूछा जाता है कि ये कहाँ से लाया, है ना। फिलहाल तो F में ये कहाँ से आया, तो F, और इधर उल्टा क्या लगेगा, Fc, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो न्यूटन ने कौन सा फार्मूला दिया, m1m2/r²। तो उससे पूछा जा रहा है कि ये नीचे डिनोमिनेटर में r² कहाँ से आ गया। तो इसने किसका हेल्प लिया था, थर्ड लॉ का। और थर्ड लॉ क्या होता है, आपको पता है केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या था, ये था t² प्रोपोर्शनल टू r³ या t²/r³ इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मान लो tan कांस्टेंट है तो 1/tan भी तो कांस्टेंट होगा, इसका भी तो वैल्यू फिक्स होता है। ये कांस्टेंट है तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। न्यूटन ने थर्ड लॉ को यूज किया किसके, केप्लर्स, यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, ये जो फोर्स है जिसकी बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपेटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r,
होता है कि नहीं होता? ये देखिए आप, एफ एम और वी की जगह क्या रखिएगा? 2πr/t, देख लीजिए आप, होता है कि नहीं? बताया था ना अभी, अपॉन आर। इसको तुम सॉल्व करके देखो, एम ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4π² r² अपॉन आर, और साथ में टी है तो टी का स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये देखिए, अब आपको ये देखो, एम क्या होता है? मास ऑफ प्लानेट, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये जो 4 है, 4 कभी भी 4.25 नहीं होगा, पाई का वैल्यू भी फिक्स है। ये सारा का सारा क्या हो गया? कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? वो केवल डिपेंड करेगा किस पे? r²। ये देखो, r² अपॉन r/t²। मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कैपलर्स के थर्ड लॉ। तो एफ प्रोपोर्शनल टू r², मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, t² अपनी जगह पे, r से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? r³ अपॉन t², और ये r² है ना, इस r² को मैं अलग से लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम? ये r² हो गया ना, अलग से लिख लेता हूँ। थर्ड लॉ में ये भी कांस्टेंट है ना, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ क्या हो गया? r³ अपॉन t²। ये भी क्या हो गया? r³ अपॉन t², ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये वाला पोर्शन भी कांस्टेंट हो गया। तो f केवल किस पे डिपेंड करेगा? वो तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। तो इस नतीजे पे पहुँचा। इसके पहले वाला वीडियो भी तुम देख लेना, इस नतीजे पे पहुँचा है, ठीक है। अब जो ज़रा ध्यान से सुना, ये कैपलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपलर्स एकदम इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे गेस किया न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, कैसे गेस किया। ये दोनों मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा है ना, कैपलर्स के तीनों लॉ लिखने का, साथ में न्यूटन्स का ये वाला है ना। ये जब भी एग्जाम लूँगा तो ये समझो क्वेश्चन आउट है, 4 मार्क्स का, नंबर भी बता दिया। चलिए आपको क्लियर है। अब देखो जरा न्यूमेरिकल्स अब आता है। आपको पता है कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींचता है, वो एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आपको पता है अर्थ इस शेप का होता है, ऐसे, इतना भी नहीं होता लेकिन इस थोड़ा सा तो होता है, इस तरीके से देखो, है ना। इसको बोलते हैं पोल। ये पोल का जो डायमीटर होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है पोल डायमीटर, अगर ये मान लो x है तो ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये x प्लस 44-45 किलोमीटर ये ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा सेंटर से, ग्रेविटी क्या होगा? उतना कम होता जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये दूरी ज़्यादा है ना। तो ज़रा बताओ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल का रेडियस की बात करो, रेडियस कम है ना। रेडियस डायमीटर अगर 45 किलोमीटर 44 किलोमीटर ज़्यादा है तो रेडियस 22-23 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तो पोल पर जो g होता है ना, वो ग्रेटर देन होता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये 100% ऐसा होता है। इक्वेटर का ग्रेविटी कम होता, पोल का ग्रेविटी ज़्यादा होता, क्योंकि पोल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ऐसे ही होता, समझ रहे हो बात को? तो ये अब जरा देखना, ग्रेविटी पे बहुत सारे क्वेश्चन है। मोशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लो जरा, देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है न्यूटन का अपने लॉ फार्मूला पढ़ा होगा, मोशन फार्मूला, एक v = u + at, है ना। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस लिख दूँ एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात है, प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, माइनस रिटार्डेशन के लिए। s = क्या? ut + ½ at, at प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर जिससे वेलोसिटी कम हो इसका मतलब रिटार्डेशन माइनस। v² = क्या? u² + 2as, तो यहाँ पे माइनस है ना। और एक s = क्या होता है? v + u/2 × टाइम। ये तुम जानते हो, एवरेज वेलोसिटी, ये सब तुम जानते हो। अब ध्यान से सुनना, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर, इस पे अब न्यूमेरिकल्स 2 वीडियोस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पुराना चीज़ भी याद आ जाएगा आपको। एक होता है डाउनवर्ड फॉल, या जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड मोशन।
क्या होता है जब कोई चीज़ ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जी क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे। एक होता है अपवर्ड, नीचे से कुछ बहुत तेज़ स्पीड के साथ कुछ फेंको ऊपर, तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा, एक जगह पे आके रुक जाएगा और फिर वहाँ से वापस आना शुरू होगा। तो यहाँ पे जी क्या ले लेना, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक फार्मूला डाउनवर्ड के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन की जगह जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, देख रहे हो सारा वही फार्मूला है, बस एक्सेलरेशन की जगह जी और प्लस यूज कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जा रहा है, स्पीड हमेशा बढ़ेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर प्लस 2GS। यहाँ पे ऊपर अगर फेंक रहे हो अपवर्ड मोशन ऊपर फेंका, स्पीड हमेशा कम होगा क्योंकि तुमने फेंका है ना। ये रॉकेट तो है नहीं कि नीचे धुआं फेंकता जाएगा ऊपर उड़ता जाएगा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, पर वो तो है नहीं। तो तुमने फेंका है, वापस आएगा तुम्हारी तरफ ये। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। अब इस पर बड़े सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जब आप किसी को ऊपर फेंकोगे ना, ऐसे मान लो फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो एक मैक्सिमम हाइट होता, कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम हाइट। इस पे क्वेश्चंस आप अक्सर देखोगे, मैक्सिमम हाइट। क्या आपने मान लो मैंने ये पेन को ऐसे फेंक दिया, अधिक से अधिक कहाँ तक जाएगा, अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम हाइट, तो जहाँ तक जाएगा। अगर इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी अगर कुछ रहा तो और ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद क्या होगा, वापस लौट के आएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट समझिए। अगर आपसे कहता है ना कि मैक्सिमम हाइट, तो जान लो मैक्सिमम हाइट पे तुमने नीचे से फेंका है, तो फाइनल वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा, v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो, तभी तो रुक जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, इसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है। तुमने मान लो ऐसे पत्थर फेंका तो नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी पे, तो तुमने फेंका था मान लो 10 के स्पीड से, मैक्सिमम पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर वापस आएगा। तो तुम्हारे सामने आके फिर से सेम स्पीड हो जाएगा, है ना। 10 के स्पीड से फेंका था, स्पीड हमेशा कम होता जाएगा। और आपको पता है जी, मान लो जरा ऐसा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जरा सुनिए, वैसे तो 9 होता है 9.8, तो 10 के लगभग होता है, मतलब हर सेकेंड इसका स्पीड 10 से कम होगा। तो 10 से फेंका तो एक ही सेकेंड में जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हर सेकेंड एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड किस रफ्तार से बढ़ा, रिटार्डेशन का मतलब क्या हो रहा है, स्पीड किस रफ्तार से कम हो रहा है। अगर मान लो जी या एक्सेलरेशन किसी का ऐसा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड में स्पीड 2 से बढ़ेगा। यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हो ना, तो रिटार्डेशन स्पीड कम होगा। तो अगर जी मान लो ऐसा है तो हर सेकेंड 10 से कम होगा, एक ही सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुछ भी हो, कहने का मतलब मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितना करोगे, जीरो, इसके बाद वापस आना शुरू होगा। मान लो यहाँ पे आके तुम्हारा स्पीड 5 हो गया, तो जब वापस लौटेगा ना तब भी क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे स्पीड मान लो तुम्हारा 2 हो गया, तो वापस लौटते भी इसी हाइट पे स्पीड सेम रहता है। इसको हम प्रूव करने वाले हैं बाद में, समझ रहे हो। और फार्मूला वगैरह क्लियर हो गया। देखिए ये फार्मूला यूज़ होने वाला है डाउनवर्ड के लिए प्लस प्लस, अपवर्ड के लिए माइनस माइनस। इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। मान लो एक स्टोन है, कह रहे इसको आपने फेंका है, चलो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ। मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्यूशन से मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस स्पीड से आपने ऊपर फेंका, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 10 लेना। अगर मैं कुछ ना दूँ ना तो क्या लेना है, जी का वैल्यू हमेशा 10 लेना, अदरवाइज मैं 9.8 लिख दूंगा, एक्चुअल होता भी 9.8 है, लेकिन 10 आप यूज़ करना। तो ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने फेंका ऊपर, है ना, पीप से फेंका, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा। इस वाले क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम हाइट, इस स्पीड से फेंकोगे तो अधिक से अधिक कितना ऊंचा जाएगा, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आपको पता है एट मैक्सिमम हाइट ऊपर यहाँ से, चलो u, ये तो हो गया इनिशियल स्पीड हो गया तुम्हारा u, मैंने लिखा हुआ है,
v क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके बाद वापस आएगा मैक्सिमम हाइट, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाइट पूछ रहा है मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है h। अब या तो ये फार्मूला लगाइए h इक्वल टू यू टी, अब प्लस चूँकि ऊपर फेंक रहे हो तो जब अपवर्ड मोशन होगा तो माइनस जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह हाफ जी टी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर फेंक रहे हो तो माइनस, पर यहाँ पे टाइम दे नहीं रखा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे ए की जगह क्या रखोगे जी, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अपवर्ड मोशन है तो हमेशा स्पीड कम होता है तो माइनस, ये इसके लिए सारा व्यवस्था है। देखो तो क्या v 0 मैक्सिमम हाइट की बात है, किस स्पीड से फेंका आपने, 20 के स्पीड से फेंका, देख रहे हो, -2 g का वैल्यू मैंने क्या बोला था, और यहाँ से s निकाल के देखिए तो 20 मीटर आ जाएगा, इतना ऊंचा जाएगा, इससे ऊंचा जा ही नहीं सकता। क्लियर है। इसके बाद इसी में अगर आपसे पूछेगा ना कि बताओ तो 1 सेकंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, तो ये ठीक है भाई, ये वाला फार्मूला h इक्वल टू क्या, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों, ऊपर फेंक रहे हो, तो यहाँ से h इक्वल टू यू आपको पता है कितना है 20, टी क्या लोगे 1 सेकंड, क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, पर आपसे कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद कितना ऊंचा जाएगा, अगर नीचे से फेंक रहे हो, किस स्पीड से, स्पीड वही है, माइनस हाफ जी की जगह क्या रखोगे 10 और टी 1 सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर, तुम देख रहे हो ना, ऐसी क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मान लो एक पहाड़ पे चढ़ गए हो, ठीक है, और उसकी जो हाइट है ना वो 600 मीटर है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्लिफ 600 मीटर है। क्वेश्चन सुनते जाओ, 600 मीटर के ऊंचाई पे गए हो आप, वहाँ से तुमने एक पत्थर फेंका, तुम पत्थर चाहे ऐसे फेंको चाहे ऐसे ड्रॉप करो, खाली ड्रॉप करना है, आपके सिलेबस में क्या है, पत्थर को फेंकना नहीं है, ड्रॉप करना है, तो यहाँ से पत्थर को आपने ड्रॉप किया तो नीचे गिरेगा, तो कितने समय में यहाँ पे पहुँचेगा नीचे, मतलब 600 मीटर की हाइट कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो क्वेश्चन सुन लिया है ना, अ स्टोन या एन ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 600 मीटर, ठीक है ना, एट व्हाट टाइम इट टच द ग्राउंड, टाइम पूछ रहे, हाइट कितना दे रखा 600 मीटर, और जब तुमने ऊपर से गिराया है तो इनिशियल स्पीड क्या हो गया 0, याद रखना, यहाँ से तुमने छोड़ा, इधर से नहीं फेंका, इधर से फेंकोगे तो स्पीड जब तक दोगे तभी वो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से क्या है आपने ड्रॉप कर दिया, मतलब इनिशियली क्या था 0, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ता जाएगा। आपसे दो चीज़ पूछ सकता है कि ग्राउंड पे किस स्पीड से टकराएगा, मतलब ये फाइनल स्पीड पूछ रहा है कि ग्राउंड पे आते आते इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और कितना टाइम में आएगा। तो ज़रा देखो तमाम सारे फार्मूले हैं, एक तो s इक्वल टू क्या यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है, स्पीड हमेशा बढ़ेगा, तो डाउनवर्ड में पॉजिटिव यूज़ करना, और h की जगह यहाँ पे हाइट यूज करते हैं भाई, हाइट कितना है 600 मीटर, u इनिशियल स्पीड कितना है 0, शुरू में तो 0 है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस हाफ, और मैंने क्या बोला g हमेशा 10 लेना, और t क्या है, t ही तो निकालना है, बताओ, तो ये हो गया 200, मतलब ये 5 है ना, तो 120 हो गया, इसको सॉल्व करके देखना, इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या हो गया 1/√1, इतना सेकेंड हो गया। अगर आपसे कहेगा कि किस स्पीड से टकराएगा ग्राउंड पे किस स्पीड से टकराएगा, तो ये वाला फॉर्मूला कैसा रहेगा, देखो तो यू स्क्वायर प्लस 2GS प्लस किस लिए यूज किया, क्योंकि डाउनवर्ड है, और यहाँ पे हाइट, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है हाइट, तो किस स्पीड से टकराएगा, ग्राउंड पे आते आते स्पीड क्या हो जाएगी, शुरू में तो आपने ड्रॉप किया था, शुरू में स्पीड 0 था, तो 2 × 10 × हाइट क्या हो जाएगा, हाइट 600 मीटर दे रखा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो कितना हो गया 1200 बल्कि 12,000 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी स्पीड हो जाएगी, देख लो आप। क्लियर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन देखिए आप कि आपने एक पत्थर को फेंका, सुनते जाइए क्वेश्चन, है ना। एक पत्थर को फेंका, ठीक है, कितनी देर में वापस आएगा, है ना। टोटल टाइम व्हेन इट रिटर्न, ठीक है। तो आपने फेंका, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आपने फेंका। जी का वैल्यू क्या लेना है, पहले डिसाइड है, आराम से सुन लो भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ये ऐसे गया, मैक्सिमम हाइट, ये रहा मैक्सिमम हाइट। अब इसके ऊपर जाएगा नहीं, जैसे आपने स्पीड फेंका इस स्पीड से, तो स्पीड कम होते 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 मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया, 0। इसके बाद यहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसकी स्पीड 30 हो जाएगी। मान लो यहाँ पे स्पीड अगर मान लो 20 है ना, ये मैं प्रूव कर दूंगा, तो इसके सामने वापस लौटते वक्त भी क्या हो जाएगा 20, जाते वक्त मान लो यहाँ पे 10 है ना, तो आते वक्त भी क्या हो जाएगा 10। ये फिक्स होता है, याद रखना, बताऊँगा इसमें, ऐसे आगे भी पढ़ोगे एनर्जी वाले चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट है ये, तो उस समय बताऊँगा। फिलहाल तो ये देखिए कितनी देर में, तो एक बार बताओ, जाने में अगर 2 सेकंड लगा तो आने में भी 2 सेकंड लगेगा, तो जाने और आने में 4 सेकंड। तो खाली आप जाने का निकाल लीजिए। लेट, सुन लो, टाइम टेकन टू रीच बाय इट एट मैक्सिमम हाइट इक्वल टू टी, हमेशा सेकंड में लोगे, डिस्टेंस को हमेशा मीटर में। मान लो 30 सेकंड खाली जाने पर लगा, कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, 0। यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है 30, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम है, वहाँ से वापस आएगा। तो ये वाला फार्मूला आपसे क्या पूछ रहा कि कितने समय में वापस आएगा, ठीक है। ये देखिए आप, तो इस वाले फार्मूले को देखता हूँ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता फार्मूला। S की जगह क्या लोगे हाइट, E की जगह पे क्या लोगे G। अब सवाल है प्लस लोगे या माइनस, तो स्पीड ऊपर की तरफ जा रहा है ना जाते वक्त, तो माइनस यूज करोगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ। वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, U इनिशियल स्पीड कितना था 30, टाइम मालूम नहीं, हाफ G की जगह क्या लोगे 10, यहाँ से टी स्क्वायर, है ना। H कितना है, अच्छा हाइट भी नहीं दे रखा, तो हाइट मुझे देनी चाहिए थी बल्कि, तो मैं हाइट कुछ दे देता हूँ, है ना। अच्छा पहले मैक्सिमम हाइट निकालता हूँ, सॉरी, पहले ये निकालिए, ये वाला फार्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच, एस की जगह एच। मैक्सिमम हाइट पे मैं तो ये भूल ही गया कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है 0, पहले इसका फ़ायदा उठाएंगे ना। यू स्क्वायर किस स्पीड से भे, ये देखो जी की जगह क्या लोगे, मैंने कहा था 10 लेना, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एच निकल जाएगा आपका 20 को इधर लेकर आओ, और ये हो गया 900, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, मतलब 45 मीटर ऊंचा है ना। और अच्छा ये वाला फार्मूला लगा लेता हूँ, यू देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था ना, कितने सारे फार्मूले, यही फार्मूला काफ़ी था, बेकार ये सब लगाया, खैर जाने दो। मैक्सिमम हाइट निकल गया, वी मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, जी क्या लोगे 10, ये देखो बाकी ना इसका कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्या खाली मुझे क्या निकालना था टाइम। तो मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, फेंका था 30 मीटर पर सेकेंड, जी 10, यहाँ से टी क्या हो गया 3 सेकेंड, मतलब ऊपर जाने में कितना लग गया 3 सेकेंड। तो जाने और आने में हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम, ये रहा जाने का टाइम, ये रहा आने का टाइम, इक्वल टू 6 सेकेंड। समझ रहे हो, क्लियर। अब जरा मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दे दूँ, A stone is thrown, ध्यान से सुनना, vertically upward, it return to ground in 8 मिनट्स। आपने फेंका,
किस स्पीड से फेंका दे नहीं रखा, पर 8 मिनट में वापस आ गया। फाइंड, आपको यहाँ पे 2 चीज़ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मैक्सिमम हाइट और सेकेंड यू का मतलब इनिशियल स्पीड, किस स्पीड से तुमने फेंका है ना। यहाँ पे 2 बातें। अब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और उसके वीडियो रोक के बनाने की कोशिश करो। तरीका तो यही है, वैसे होमवर्क बहुत सारा दूंगा मैं। तो ये देखो, एक स्टोन को फेंका ऊपर और ये 8 मिनट में, अच्छा मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं, ये तो सेटे वहाँ पे चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो, है ना, मतलब ऐसे ही कुछ 8 सेकेंड्स में वापस आ गया। तो जरा एक बात बताओ, आपने ऊपर फेंका है ना, वापस लौट के आ गया 8 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड जाने में, 4 सेकेंड आने में, 4 सेकेंड जाने में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जाने में, चूँकि जाना है ऊंचा ऐसे जाना है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 10 सेकेंड लगा, उतरने में 2 सेकेंड, ऐसा तो है नहीं, ये सीढ़ी तो चढ़ नहीं रहे हो, है ना। ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये स्पीड फेंका, इसी स्पीड से वापस आएगा। 4 सेकेंड जाने में, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या लोगे, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और जब तक तुम ऊपर किसी स्पीड से फेंकोगे नहीं तो ऊपर जाएगा भी नहीं, तो यहाँ पे तो आपको स्पीड देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पे ऊपर से कोई चीज़ अगर नीचे गिराना हो ना तो वहाँ पे स्पीड 0, खाली ऐसे छोड़ दो, नीचे अपने आप चला जाएगा। फिलहाल तो हमने इधर से फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यू किसके लिए यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। वी किसके लिए यूज करते हो, फाइनल वेलोसिटी। देख लो आप, 8 सेकेंड में तो 4 सेकेंड जाने में, 4 सेकेंड आने में। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला कैसा रहेगा। अच्छा यू तो है नहीं, तो यू निकल जाएगा। यू पहले तो ऊपर फेंक रहे हैं ना, अपवर्ड, यू माइनस जी टी, याद है फॉर्मूला, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे एक जगह क्या रखोगे, जी। अपवर्ड है तो ग्रेविटी माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि उसको खींचेगा। एट मैक्सिमम हाइट v क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे लगा ये 0, u मालूम नहीं, g tan मैंने बोला था, tan ले लेना। और टाइम कितना दे रखा, 4 सेकेंड, ये भी देख लीजिए 4 सेकेंड जाने का। इसका मतलब u क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस स्पीड से फेंका था तुमने, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी कह लो, इतना हो गया। तो 4 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड जाने में, 4 सेकेंड आने में। मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहा, तो आपको देखो हाइट का फॉर्मूला तो बहुत ऐसे भी तो लगा सकते हो ना, एवरेज वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम, ऐसे भी तो लगा सकते हो। u क्या निकल गया, 40, v क्या निकल गया, ऊपर जाके 0 हो गया, ये रहा एवरेज, और टाइम 4 सेकेंड, तो कितना हो गया भाई, 80 मीटर। नहीं, देख लो आप। और फार्मूला ये भी तो होता है, देखो क्या होता है फार्मूला, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे निगेटिव लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड डायरेक्शन में। h यही निकालना है, इनिशियल स्पीड निकल गया 40, टाइम तुम्हारा निकल गया 4, माइनस हाफ, g मैंने क्या बोला था लेने के लिए, g tan लेना था, tan, और t क्या निकल गया, 4 में 4 निकल गया। देखो आप, तो कितना हो गया, 160। इसको सॉल्व करके देखो, ये भी 160, तो ये 80 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 मीटर आ गया। वहाँ भी ये भी फार्मूला लगा सकते हो, ये भी फार्मूला लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको अलर्ट रहना है। देखो ठीक है। अच्छा एक आध क्वेश्चन कुछ और मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ नज़र आ जाए नया सा। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स टॉप टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, क्लियर। बाकी और कोई क्वेश्चन सारे ऐसे ही ईजी से क्वेश्चन, भारी भारी क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा ना, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग अ स्टोन इज ड्रॉप्ड एंड इट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ये क्वेश्चन है, बिल्डिंग है, ये ज़मीन है, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से तुमने कुछ फेंका है, फेंका नहीं। आपके सिलेबस में क्या है कि अगर ऊपर से कुछ चीज़ अगर नीचे करना हो ना तो यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे सिलेबस में यही है, इनिशियल आपको ऐसे फेंकने वाला है ही नहीं तुम्हारे क्वेश्चन, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, है ना। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, ऊपर
फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो ये जीरो होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा तुम्हारा जीरो होगा, बस ये हिंट जान लो। यहाँ पे कोई भी चीज़ है, नीचे से फेंकोगे तो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ से फेंकोगे तो यहीं पे जीरो होगा, ठीक है। ये 2 सेकंड लगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, 2 सेकंड में। जी का वैल्यू जब कुछ ना दो तो यही ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये 2 सेकंड लगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यू दे रखा, वी मालूम नहीं, किस स्पीड से टकराएगा तुम ये निकाल सकते हो वैसे तो, है ना। हाइट वाइट भी नहीं दे रखा, कुछ भी हाइट भी नहीं दे रखा, तो क्या होगा, तो ये देखो तो u इक्वल टू 0, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस, अब मुझे बताओ प्लस लेंगे या माइनस, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हो डाउनवर्ड, स्पीड हमेशा बढ़ेगा, नीचे कोई चीज़ आएगा तो प्लस लिया, है ना। v मुझे मालूम नहीं, v चलो देखता हूँ, u तो 0 है, अब प्लस gt 10 इंटू टी, तो यहाँ से v पता चल गया कि 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे आते आते क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर भी मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट, अच्छा हाइट निकालना, फिर बेकार ये लिया मैंने, चलो कोई नहीं, अगर ये किस स्पीड से टकराएगा तो ये फार्मूला ठीक था। खाली हाइट निकाला तो ये ठीक है भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो हाफ जी टी स्क्वायर, यू क्या लोगे, इनिशियल स्पीड क्या लोगे, आपको पता है ऊपर से फेंक रहे जीरो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे हाफ, जी क्या लोगे 10, और टाइम क्या लोगे 2 सेकंड इन्होंने दे रखा, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर आ गया। तुमको सॉल्व करके देख लेना, कुछ होमवर्क मैं दूंगा उसको तुम बना लेना, ठीक है।